आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे मामा जी ने सुनाई थी। ये कहानी है सोनपुर की, जो वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है। उस समय गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, तो लोग रोशनी के लिए लालटेन का उपयोग करते थे। लोगों के घर भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। उस गांव में दो दोस्त शायोन और पापी रहते थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। शायोन 15 साल और पापी भी उसी का उम्र का था। दोनों जो जब भी समय मिलता गांव के एक ही बगीचे में पहुंच जाते और कभी आम तोड़कर खाते तो कभी अमरूद। फिर वहीं दोनों खेलते कूदते और जब शाम हो जाती तो घर के लिए रवाना होते। दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और काम धंधे में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे। एक दिन ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी शायोन बोला, यार बापी, हम लोग काफ़ी दिनों से मछली पकड़ने नहीं गए, क्यों ना कल हम लोग मछली पकड़ने चले। जो भी मछली मिलेगी मस्त फ्राई करके खाएंगे। इस पर पापी बोला, बोल तो तू एकदम ठीक रहा है। मैंने भी काफ़ी दिनों से मछली पकड़ कर नहीं खाई। अब तो मछली का स्वाद भी भूलने लगा हूँ। पर एक दिक्कत है, अगर हम दिन के समय मछली पकड़ने जाते हैं तो शायद ही मछली हाथ आए, क्योंकि दिन में मछलियाँ बहुत सतर्क रहती हैं और जाल में नहीं आएंगी। तभी शायोन बोला, बोल तो तू ठीक रहा है, फिर रात में चलते हैं। उस समय मछलियाँ आराम करती है, पकड़ना आसान होगा। तो इस पर पापी बोला, पर रात के समय माँ बाहर जाने नहीं देगी। तो शायोन बोला, तब तो एक ही रास्ता है, हम लोग भोर में चलते हैं। उस समय हमें बाहर जाने से कोई मना नहीं करेगा। इस पर पापी बोला, हाँ, उस समय बाथरूम का बहाना करके निकल सकते हैं। ठीक है, कल सुबह 4 बजे मैं तेरे यहाँ आऊँगा, तो चुपके से जाल लेकर बाहर आ जाना, फिर हम मछली पकड़ने चलेंगे। शायोन रात के 3 बजे ही उठ गया था। वो जल्दी से जाल और एक बांस की टोकरी रखकर तैयार हो गया। सुबह 4 बजे दरवाजे की कुंडी खड़की तो शायोन ने दरवाज़ा खोला। सामने पापी ही था। दोनों ने बिना आवाज़ किए दरवाज़ा बंद किया और पोखर की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत लंबा था और चारों तरफ घुप अंधेरा भी। शायोन एक लालटेन साथ ले आया था, तो उसी के सहारे दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी शायोन को अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई, जैसे कोई लाश हो। आसपास कुत्ता भी रो रहा था। उल्लू की अजीब सी आवाज़ उस माहौल को और डरावना बना रही थी। शायोन डर रहा था। तभी शायोन बोला, क्या रे बापी, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो आसपास। और ये कुत्ता क्यों रो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है भाई, चल वापस चलते हैं। इसलिए माँ अंधेरे में इधर आने से मना करती है। तभी पापी बोला, कुछ नहीं, तू फालतू का डर रहा है। आज बहुत सारी मछली पकड़ेंगे और खाएंगे। तभी शायोन बोला, ये पापी, तेरा आवाज़ को क्या हुआ रे? तू नाक से क्यों बोल रहा है? इस पर पापी बोला, कुछ नहीं, थोड़ी सर्दी लग गई है। तू फालतू बात मत कर, जल्दी जल्दी चल, मुझे भूख लग रही है। आज तो खूब सारी मछली खाऊंगा। फिर दोनों जल्दी से तालाब पर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। झींगुर और मेढक की आवाज़ चारों तरफ गूंज रहे थे। शायोन ने जाल निकाल लिया और बांस की टोकरी को अपने पीछे रख लिया, जिसमें मछली पकड़कर रखना था, और पापी से कहा, मैं मछली पकड़ता हूँ, तो टोकरी संभाल। छोटा सा जाल था तो कम ही मछली पकड़ में आई। शायोन ने मछलियों को टोकरी में रख दिया, फिर दोबारा जाल फेंका। पीछे से कुछ चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो, पर शायोन ने ध्यान नहीं दिया। वो जाल डालकर इंतज़ार करने लगा। इस बार ज़्यादा मछलियाँ हाथ लगी,
शयोन ने मछलियों को जैसे ही टोकरी में डालना चाहा तो देखा टोकरी पूरी खाली है। क्या बापी, मछलियां कहाँ गई? इस पर बापी बोला, मुझे क्या पता, शायद भाग गई होंगी। तभी शयोन बोला, कोई बात नहीं, इस बार बहुत सारी मछलियां हाथ लगी है, इनको संभाल, मैं फिर से जाल डालता हूँ। शयोन फिर से जाल डालने चला जाता है। पीछे से फिर से वही चबाने जैसी आवाज़ आती है। इस बार फिर से बहुत सारी मछलियां हाथ लगी। शयोन बहुत खुश था। उसने मछलियों को टोकरी में डालना चाहा तो फिर से मछलियां गायब थी। क्या हुआ बापी, फिर से मछलियां गायब? इस पर बापी बोला, मुझे क्या पता, भाग गई होंगी। तो इस पर शयोन बोला, कोई बात नहीं, इस बार और भी ज़्यादा मछलियां हाथ लगी, इन्हें संभाल, मैं आखिरी बार जाल मार कर आता हूँ। फिर से वही चपड़ चपड़ की आवाज़। इस बार एक भी मछली हाथ नहीं लगी। शयोन खाली हाथ लौटा तो देखा कि बापी मछली के टोकरी के साथ गायब हो चुका था। शयोन सोचता है कि शायद बापी मछलियों को लेकर घर चला गया होगा। शयोन भी घर की ओर चला जाता है। घर पर जाके सो जाता है। शयोन सुबह उठकर बापी के घर मछलियां लेने जाता है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो बापी की माँ दरवाज़ा खोलती है। तभी शयोन बोला, काकी माँ, बापी कहाँ है? इस पर बापी की माँ ने कहा, क्या बताऊँ बेटा, कल शाम से उसे तेज बुखार है। उसके पिताजी वैद्यराज को लेने गए हैं। रात भर वो सो नहीं पाया। मैं रात भर उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाती रही हूँ। शयोन को काटो तो खून नहीं, तो फिर उसके साथ मछली पकड़ने कौन गया था? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। साल 1994, शहर भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरे एक परिचित वर्मा जी सुबह सवेरे मेरे घर आए। आंखें लाल देख कर ही समझ में आ रहा था शायद रात भर सो नहीं पाए थे। बुरी तरह घबराए हुए अंदाज में सीधा एक सवाल दागा, किसी तांत्रिक को जानते हो? सीधे सीधे अपने काम से काम रखने वाले एक ऐसे आदमी से ऐसा सवाल मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस सवाल का जवाब नहीं में सुनकर वो और भी परेशान दिखने लगे। अब मेरी बारी थी उनसे सवाल करने की। मैंने उनकी हालत को देखते हुए उनसे सवाल किया कि क्या हुआ, आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उनका जवाब मेरी उम्मीद से बहुत अलग था और मैं सुनकर सुन्न रह गया। उनकी बेटी और मेरी बेटी हम उम्र है, बहुत बोलचाल, खेल कूद, पढ़ाई सब में बहुत ही अच्छी। पिछले कुछ महीनों से वो कुछ अलग सा बर्ताव कर रहे थे। घर में वर्मा जी, उनकी पत्नी, माँ और बेटी रहते थे। उनका घर अपनी बिल्डिंग के तीसरे माले पर था। कुछ महीने पहले जब वर्मा जी और उनकी पत्नी अपनी अपनी नौकरी से शाम को वापस आए तो उनकी माँ ने बताया कि रानी यानी कि उनकी बेटी काफ़ी गुमसुम सी हो गई है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। बाद में एक दिन उन्होंने ध्यान दिया तो वाकई रानी गुमसुम सी खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर कुछ देखे जा रहे थे। पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर बात आई गई हो गई, उन्होंने ज़्यादा कुरेदा नहीं। फिर जब एक दिन उसने सुबह वर्मा जी से मांस लाने की बात की तो उन्होंने हंसकर पूछा, क्या बात है, आज मांस खाने की इच्छा हो रही है? जवाब ने उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही सरका दी। रानी ने कहा कि उसे नहीं, दादाजी को खाना है, वो मांग रहे हैं। वर्मा जी जैसे आसमान से गिरे। उनके पिताजी की मौत तो कोई 6 साल पहले ही हो गई थी और तब भी जब रानी बहुत छोटी थी। ये सच है कि वर्मा जी के पिता मांस बहुत ही चाव से खाते थे
और उन्हें अपने खाने में हर दिन मांस की ज़रूरत होती ही थी। थोड़ा और कुरेदने पर मालूम हुआ रानी उन्हें घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर बैठा हर रोज़ देखती है। वो उनसे बातें भी करती है और घर की पुरानी कहानियाँ भी सुनाते हैं। वो पिछले दिन ही उन्होंने वर्मा जी के बचपन की कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर वर्मा जी और उनकी माता जी के हाथ पैर जैसे ढीले पड़ गए। ये वो बात थी जो वर्मा जी की पत्नी को भी मालूम नहीं थी। वो उनकी मर्जी के मुताबिक खाना बनाकर पूछते हैं कि दादाजी से पूछ खाएंगे कहाँ। उनके मुताबिक घर के ऊपर छत पर बने कमरे में खाना और पानी रख दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो पूरा खाना ख़त्म हो गया था और थाली के चारों तरफ किसी के खाने से जैसा फैलता है वैसे ही खाना फैला था। इसके बाद चीज़ें और भी ख़राब होने लगी। अगर कोई रानी से बुरा व्यवहार करता, उसे डांटता तो एकाएक बाहर से पत्थर आकर लगता या कोई जोर से चांटा चढ़ देता। वर्मा जी और परिवार स्तब्ध था कि आखिर वो क्या करें, पर किसी के कहने पर कोई तांत्रिक ढूंढने लगे। वर्मा जी उज्जैन में किसी के कहने पर वहां से कोई सिद्ध पुरुष को साथ लाए जिन्होंने उनके पिता से बात कर उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर उनका पिंडदान करवाकर परिस्थितियों को सामान्य किया। और फिर उसके बाद रानी को कभी भी उसके दादाजी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। रात के तकरीबन 11:15 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस अभी भी चल ही रही थी। वक्त को देखते हुए खुद को अभी भी बस में पाकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक दफा अपनी निगाहों को बस में चारों तरफ घुमाया, मगर मेरे अलावा दूसरा कोई पैसेंजर बस में मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं चलकर बस के सामने की ओर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे बस चला रहे हो तुम लोग? कृष्णागढ़ अभी तक नहीं आया। मैं 4 घंटे से बस में बैठा हूँ। तुमने तो कहा था 2 घंटे का रास्ता है। इस पर कंडक्टर बोला, भाई साहब, रास्ता 2 घंटे का ही है। आप जब सो रहे थे तब एक बार रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। तभी मैंने बोला, देखो, बहाने मत बनाओ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों के बीच बहस चालू हो गई। इससे पहले कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाए, तभी कंडक्टर बोला, 1 मिनट, देखिए साहब, हम आपको कृष्णागढ़ तक पहुंचा देंगे, पर डबल भाड़ा लगेगा, वरना आप यहीं पर उतर सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मगर मैंने खुद को काबू किया क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेला। इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कंडक्टर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं उतार दो। जिसके बाद बस रुकी और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस वहां से चली गई। कृष्णागढ़ गांव किस तरफ है और कितनी दूर है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार इस रास्ते पर आया था। मेरे अलावा उस रास्ते पर भी और कोई नहीं था। खामोशी और अंधेरे ने उस पूरे रास्ते को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना होकर कहीं और हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रोड तक आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। खैर, वहां तो कोई इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे चलकर ही देख लेता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ा, मगर उस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। चलते चलते सामने की ओर
एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मगर मैंने जब दूर से इस चबूतरे को देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो फिर यह बूढ़ा आदमी कहाँ से और कब आ गया। खैर, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। कम से कम अब मैं इस बूढ़े आदमी से पूछ सकता हूँ कि कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर है। ये सोचकर मैं उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, चाचा, ये कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर होगा, आपको पता है क्या? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो जगह, वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, मगर पैदल बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चलकर यहीं पर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी से ये सुनकर मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर अब कैसे पहुंच सकते हैं कृष्णागढ़? इस पर बुजुर्ग आदमी बोला, अब पैदल चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं भी उठा और हम दोनों आगे की ओर चलने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा, तुम्हें रात में ऐसे चलते हुए डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, डर लगता है, चोर डकैतों से डर लगता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, भूतों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही डरता हूँ। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था। जहां इतनी देर से चलकर मैं थक कर चूर हो चुका था, वहीं वो बूढ़ा आदमी बिना किसी रुकावट के चले ही जा रहा था। मुझे काफी हैरानी हुई और थोड़ी शर्म भी आने लगी, ये सोचकर कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आगे निकल जा रहा है और मैं एक हट्टा कट्टा जवान होकर भी नहीं चल पा रहा। मानो उस बुजुर्ग आदमी का शरीर लोहे का बना हो जो कभी थकता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे अभी चल ही रहा था कि ठीक हमारे पीछे की ओर से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी हम दोनों पर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कार हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज्यादा बढ़ गई। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कैसे भी करके इस गाड़ी को रोको तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, कोई नहीं रुकेगा चाचा, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कार चलते हुए ठीक हम दोनों के पास आकर रुकी। मेरी बात उल्टी साबित हो चुकी थी। इतने में ही कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की खिड़की खुली और अंदर से आवाज आई, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम लोग जा रहे हो। इस पर मैंने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग भी कृष्णागढ़ जा रहे हैं? तो कार के अंदर से आवाज आई, हाँ वहीं। ये सुनते ही मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और हम दोनों, यानी मैं और वो बूढ़ा आदमी, हम दोनों कार के पीछे बैठ गए और हम दोनों के बैठते ही कार भी चल पड़ी। कार के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना कि मैं अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख पा रहा था। सामने की दोनों सीटों पर कोई बैठा हुआ है, बस इतना ही नजर आ रहा था। कार के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे आप लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? तभी सामने से आवाज आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा ड्राइवर। हम एक जगह पर गए थे पेशेंट देखने,
वहीं से आ रहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे आप लोग कृष्णागढ़ में कहाँ रहते हैं? इस पर उस डॉक्टर ने थोड़ा खिसियाते हुए जवाब दिया, आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये भी उस कंडक्टर की तरह मुझे गाड़ी से उतार ना दे। अगर इसने भी मुझे उतार दिया तो मैं क्या करूँगा, ये सोचकर ही मैं शांत हो गया। अभी कार चल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कार अभी जिस रास्ते पर चल रही है, हम लोग उस रास्ते को पहले भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था, और साथ ही साथ मुझे एक अजीब किस्म की घुटन सी महसूस होने लगी थी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। और एक बात जो मैंने नोटिस की, कार की रफ्तार अब काफी बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि बाहर की चीजें भी रफ्तार की वजह से साफ तौर पर नहीं दिख रही थीं। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप गाड़ी धीरे भी चला सकते हैं। इस पर ड्राइवर के बगल में बैठे डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी नहीं है, मगर हमें तो है। तभी मैंने कहा, पर फिर भी इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट? हमारा तो पहले ही हो चुका है, अब तुम्हारा होगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर मेरी ओर पलटा तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। इतने में ही ड्राइवर ने भी मेरी ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी लाल चमक रही थीं। ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और डॉक्टर वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। अभी मैं ये सब देखकर डर से कांप ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुप बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गाड़ी रोकते हो या चखाऊं मजा? उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। क्या उस बुजुर्ग आदमी को उन दोनों भूतों से डर नहीं लग रहा जो उसने ऐसा कहा? बुजुर्ग आदमी के मजा चखाने वाली बात पर ना तो डॉक्टर ने कुछ कहा और ना ही उसके ड्राइवर ने। इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, इनसे मेरा सामना रोज होता है। इतना बोलकर ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर रास्ते के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया। उस बुजुर्ग आदमी का इतना लंबा हाथ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेड़ पकड़ते ही गाड़ी भी रुक गई, जिसके साथ ही बुजुर्ग आदमी बोला, जल्दी भाग जाओ। उसके इतना बोलते ही मैं गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डॉक्टर की एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बूढ़ा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।